हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़ रिवीजन प्लानर है उसकी। तो इस रिवीजन प्लानर के जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये सभी हम जो है अगस्त के फर्स्ट वीक में यानी कि 7 अगस्त तक हम पूरे चैप्टर्स इसके कंप्लीट कर लेंगे रिवीजन प्लानर के। और सभी पेपर्स के यानी कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, यानी कि पेपर 1 से पेपर 4 तक हम सभी जितने भी हमारे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं रिवीजन प्लानर के, सभी चैप्टर्स के वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए। आपको हम डेली जो है इसके पेपर्स के वीडियो यानी कि चैप्टर्स के वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे और आपका जो है 7 अगस्त तक हम पूरा एग्ज़ाम प्लानर कंप्लीट करवा देंगे। दोस्तों, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके अवश्य बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारा ये प्रयास आपके लिए कितना मददगार रहा या हेल्पफुल रहा। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो बीएड सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर यानी कि सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट हम आज इसमें कवर करेंगे। जितनी भी फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे। और बीएड सेकेंड ईयर यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र है ये, पाठ्यक्रम विकास एवं आकलन, इसके फर्स्ट जो है यूनिट आज हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट यूनिट देखते हैं इसकी। फर्स्ट यूनिट क्या है दोस्तों? इसकी 5 यूनिट दी हुई हैं। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5 और इकाई 6, यानी कि 6 इकाई दी हैं। और ये हम 7 अगस्त तक ये पूरा आपका सिलेबस जो है 7 अगस्त तक कंप्लीट करवा देंगे। तो आप रेगुलर हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए और पूरा वीडियो अंत तक देखना और अच्छे से समझना। अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई अवश्य देंगे। तो ये आपका पूरा सिलेबस जो है 7 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट है हमारी पाठ्यक्रम के मूलाधार, यानी इकाई 1 पाठ्यक्रम के मूलाधार। इसको समझते हैं। तो हम इसको ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, तो आप लोग इसको जो है वीडियो को थोड़ा रोक के पॉज करके आप पढ़ लेना। यूनिट के मूलाधार पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम के परिचय के बारे में दिया गया है और पाठ्यक्रम स्कूल पाठ्यक्रम की बात की गई है। उसके बाद इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, पाठ्यक्रम की परिभाषाएं दी गई हैं कनिंघम के शब्दों में। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाठ्यक्रम की अवधारणा दी गई है, गति में सामाजिक पर्यावरण के बारे में बात की गई है। तो ये सभी आप लोग जो है धीरे धीरे पढ़ लेना, थोड़ा स्पीड धीरे करके वीडियो की, ताकि आपकी समझ में पूरा कॉन्सेप्ट आ जाए। और शैक्षिक पाठ्य कार्यक्रम के रूप में पाठ्यक्रम क्या है और इसके कुछ तत्व दिए हैं। अध्ययन का कार्यक्रम, गतिविधियों का कार्यक्रम, मार्गदर्शन का कार्यक्रम अल्बर्ट ओलिवर के अनुसार। तो ये सभी आप पढ़ लेना। हम सीधे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर चलते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस यूनिट से बन रहे हैं। और पाठ्यक्रम की संरचना ये अगली हेडिंग है, विषय वस्तु है, प्रक्रियाएं हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया है। इन सभी को आप अच्छे से तैयार कर लेना। योगात्मक मूल्यांकन दिया है, पाठ्यक्रम की गतिशीलता दी है और स्पष्ट पाठ्यक्रम, निहित पाठ्यक्रम, छिपा हुआ या गुप्त पाठ्यक्रम ये क्या होता है आप ये सभी समझ लेंगे। शून्य पाठ्यक्रम, अतिरिक्त पाठ्यक्रम, अशक्त पाठ्यक्रम कि ये सब क्या होते हैं ये आप अच्छे से समझ लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस यूनिट से वो हम कवर करेंगे। फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट सेकंड पेपर की। तो आइए, पहला क्वेश्चन दिया है कि पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम है क्या है? शिक्षण सामग्री, किसी संस्थान की समग्र गतिविधियाँ, सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ या पाठ्यवस्तु। तो पाठ्यक्रम क्या है यानी कि करिकुलम। करिकुलम क्या होता है कि किसी संस्थान की समग्र गतिविधियाँ, जिसमें सभी प्रकार की गतिविधियाँ आती, पढ़ना, लिखना, खेलना, ये सारी गतिविधियाँ आती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ब हो जाएगा। किसी संस्थान की समग्र गतिविधियाँ, ये सभी पाठ्यक्रम के क्या हैं? अंग हैं, ये पाठ्यक्रम है, ये सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित को प्राप्त करने में सहायता करना है। पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण कारक क्या है जो निम्नलिखित को प्राप्त करने में सहायता करता है? तो उद्देश्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण कारक यानी उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करना है, ये इसका राइट आंसर है। अगला है कि मिनी कल्चर है। मिनी कल्चर यानी कि मिनी कल्चर क्या है? एक बहुत छोटा सा कार्य। क्या होता है? कक्षा, यानी कि कक्षा क्या करता है? एक समाज का निर्माण करता है। एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा स्टूडेंट
को तैयार करता है, उसका सर्वांगीण विकास करता है। पूरे विद्यालय में, पूरे पाठ्यक्रम में एक कक्षा होता है जहाँ पे बालक का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 4 नंबर की हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से उनके उद्देश्यों के किस डोमेन का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से उद्देश्यों के किस डोमेन का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। तो किस डोमेन का, प्रभावशाली डोमेन का, संज्ञानात्मक डोमेन का, साइकोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए, यानी कि प्रभावशाली डोमेन का हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये हमारे सभी क्रॉस चेक किए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। आप अंत तक वीडियो देखिएगा, जहाँ जहाँ कुछ मिस्टेक्स हैं वो हमने करेक्ट की हैं, वो आपको हम बताएंगे, इसलिए आप लगातार बने रहिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यक्रम की प्रकृति है। तो संकटपूर्ण, सृजनात्मक, रूढ़िवादी या उपरोक्त सभी। तो पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या है कि एक संकटपूर्ण प्रकृति भी है, सृजनात्मक प्रकृति भी है और रूढ़िवादी प्रकृति भी है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएंगे। संकटपूर्ण कैसे है कि कोई ऐसा पाठ्यक्रम होता है जो कुछ बच्चों के लिए सरल होता है, कुछ बच्चों के लिए बहुत ही कठिन मालूम प्रतीत होता है। और कुछ पाठ्यक्रम होता है जो सृजनात्मक होता है। तो पाठ्यक्रम सृजनात्मक भी होता है, संकटपूर्ण भी होता है और रूढ़िवादी भी होता है। रूढ़िवादी पाठ्यक्रम कैसे होता है, जैसे कि कुछ पाठ्यक्रम पुराने तरीके से चले आ रहे हैं, जिनमें क्या होता है कि थ्योरी यानी कि परिभाषाएं पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, यानी लचीलापन उसमें क्या है, नहीं है। तो ऐसा पाठ्यक्रम भी होता है। तो ये सारी पाठ्यक्रम की सभी प्रकृतियां हैं। तो आप ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो पाठ्यक्रम के लिए मार्गदर्शन कौन प्रदान करता है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। मार्गदर्शन मतलब पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो ये कौन प्रदान करता है। तो विद्यालय, शिक्षक, छात्र या माता पिता। तो पाठ्यक्रम निम्नलिखित के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो मार्गदर्शन किसके लिए प्रदान करता है, छात्र के लिए। पाठ्यक्रम छात्र के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और किस लिए पढ़ना है, ये छात्र को पाठ्यक्रम बताता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मनोवैज्ञानिक निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाती है। मनोवैज्ञानिक निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, तो क्या ध्यान में रखते हुए मनोवैज्ञानिक करते हैं, छात्र की जरूरतों का ध्यान रखते हैं, छात्रों की रुचि का ध्यान रखते हैं, छात्रों की क्षमताओं का ध्यान रखते हैं। तो मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, छात्रों की जरूरतों, उनकी अभिरुचि, उनकी क्षमताओं, इन सभी का ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका द सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, क्या है, पाठ्यक्रम, कक्षा, समाज या गतिविधियां। तो पाठ्यक्रम का एक हिस्सा क्या होता है, पाठ्यक्रम की कौन सा हिस्सा होता है, तो पाठ्यक्रम भी हिस्सा होता है, पाठ्यक्रम की कक्षा गतिविधियां भी उसका हिस्सा होती हैं और उसके समाज भी हिस्सा होता है और कक्षा भी हिस्सा होता है। तो एक पाठ्यक्रम के सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें आ दिया हुआ, शायद ये मिस्टेक्स है इसमें, तो इसमें सभी होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम के एक हिस्सा क्या होता है, गतिविधियां भी होती हैं, कक्षा भी होता है और समाज भी होता है, पाठ्यक्रम भी होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आ दिया है वैसे, तो आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। हमें तो ये सभी सही लग रहे हैं, ये सभी पाठ्यक्रम के हिस्सा हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि पाठ्यक्रम निर्देशात्मक सामग्री प्रस्तुत करती है। पाठ्यक्रम निर्देशात्मक सामग्री प्रस्तुत करती है, ये किसने कहा है, एलिजाल मैकिसो, जे केरो, डब्ल्यू टेलर स्मिथ। तो किसने कहा है, तो ऑप्शन नंबर द स्मिथ ने कहा है कि पाठ्यक्रम निर्देशात्मक सामग्री प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 10 नंबर दिया है कि एक विषय के विषयों की रूपरेखा जिसमें शामिल किया गया है विशिष्ट समय कहलाता है। क्या क्या कहलाता है, कार्यक्रम, पाठ्यक्रम या कोर्स। तो क्या कहलाता है, पाठ्यक्रम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि विभिन्न अवधारणाओं के लिए प्रयुक्त पाठ्यक्रम संगठन एक ही वर्ग हैं। विभिन्न अवधारणाओं के लिए प्रयुक्त पाठ्यक्रम संगठन एक ही वर्ग हैं। कैसे वर्ग हैं, क्षैतिज वर्ग, लंबवत, तार्किक या इनमें से
कोई नहीं। तो कौन सा वर्ग हो जाएगा? तो क्षैतिज वर्ग होता है। पाठ्यक्रम एक क्षैतिज वर्ग होता है जिसमें सभी बच्चे क्या होते हैं? सभी छात्र सम्मिलित होते हैं। अगला है कि दृश्य श्रव्य सामग्री की श्रेणी है टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविजन या उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ड तो दिया है, लेकिन अगर श्रव्य पूछा जाता, श्रव्य सामग्री कौन सी है, तो उसमें रेडियो हो जाता, यानी कि सुनने के लायक, टेप रिकॉर्डर हो जाता। लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा है कि दृश्य, श्रव्य और दृश्य, यानी कि जिसे हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं, ये सभी दिया है। तो उसमें क्या होता है? हमारा ब होना चाहिए, टेलीविजन, दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री। तो अगर हम चलिए देखते हैं कि पहले अगर श्रव्य होती तो क्या होती, जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं, तो टेप रिकॉर्डर को हम सुन सकते हैं और रेडियो को सुन सकते हैं, ये हो गया। और दूसरा, अगर दृश्य सामग्री सिर्फ होती, कि दृश्य सामग्री कौन सी होती हैं, तो दृश्य सामग्री क्या होती है? जो सिर्फ देख सकते हैं हम। जैसे हमारा क्या होती, बुक, हम बुक देख सकते हैं, एक बुक देख दी गई, और कहीं प्रदर्शनी लगी हुई है किसी भी चीज़ की, चाहे बुक्स की प्रदर्शनी हो या कहीं फूलों की प्रदर्शनी हो, तो ये प्रदर्शनी दृश्य के लिए होती है। तो ये क्या होती हैं कि ये दृश्य हो गई। अगर दो कैटेगरी दे दी गई कि दृश्य और श्रव्य दोनों सामग्री होनी चाहिए, एक दृश्य श्रव्य श्रेणी की सामग्री होनी चाहिए जिसे हम देख और सुन दोनों साथ में सकते हैं, तो उसके लिए हमें सिर्फ टेलीविज़न की आवश्यकता होती है। तो आप 12 का ऑप्शन नंबर होना चाहिए बा, लेकिन यहाँ पर दा दिया है तो उपरोक्त सभी दिया है, तो शायद ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर हमने बता दिया कि श्रव्य कौन होती हैं, दृश्य कौन होती हैं और दृश्य श्रव्य कौन होती हैं, तो इसमें दृश्य श्रव्य पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बा, टेलीविजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पाठ्यक्रम की प्रमुख संस्था है, क्या है? 361 व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन, शेयर, व्यक्तिगत संतुष्टि, सेवा के लिए तैयारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम की प्रमुख संस्था क्या है? कि व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन, शेयर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम का महत्व इस प्रकार है कि छात्रों को सेवा के लिए तैयार करना, एक देश में संविधान की भांति, नवीनतम ज्ञान का प्रावधान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम का महत्व किस प्रकार है? नवीनतम ज्ञान का प्रावधान। हर पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए? हमेशा अपडेट्स होते रहने चाहिए, हमेशा नया नया ज्ञान जो है, नवीनतम ज्ञान का प्रावधान उसमें जुड़ा होना चाहिए, जुड़ते रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पाठ्यक्रम माना जाता है, क्या माना जाता है? स्कूल द्वारा आयोजित, उद्देश्य प्राप्त, दोनों और बा, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम माना जाता है, क्या माना जाता है? कि स्कूल द्वारा आयोजित किया गया है, या स्कूल द्वारा बनाया गया, स्कूल के द्वारा बनाया गया है, स्कूल के लिए बनाया गया है, और उद्देश्य प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है, कि हम उद्देश्य क्या प्राप्त करना चाहते हैं इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सा और बा दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि पाठ्यक्रम किसकी संस्कृति को दर्शाती है? किसकी संस्कृति को दर्शाती है? स्कूल, घर, क्षेत्र या समाज। तो पाठ्यक्रम कहाँ पर बना हुआ है और किसके द्वारा विकास किया गया है, तो उसमें क्या दर्शाती है कि कहाँ की संस्कृति? तो समाज की संस्कृति। जिस समाज के लोगों ने पाठ्यक्रम को बनाया होगा, उस पाठ्यक्रम में उस समाज की संस्कृति की झलक अवश्य मिलेगी। तो इसीलिए पाठ्यक्रम किसकी संस्कृति को तो दर्शाती है? तो समाज की संस्कृति को दर्शाती है। तो द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पाठ्यक्रम की व्याख्या उन सभी संगठित पाठ्यक्रमों, गतिविधियों और अनुभवों से की जाती है जो छात्रों को स्कूल के निर्देशों के तहत होते हैं, चाहे कक्षा में हो या नहीं। किसके द्वारा कहा गया है? किसके द्वारा कहा गया है? जॉन डेवी के द्वारा, स्टीफन रोमाइन के द्वारा, एग्राग के द्वारा, हिल्डा टाबा के द्वारा। तो हिल्डा टाबा के द्वारा ये कहा गया है। अगला है कि सीखने का आशय है क्या? शिक्षण प्रक्रिया, पाठ्यक्रम परिवर्तन, अंग, अंश, व्यवहार में परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीखने का आशय क्या है? कि पाठ्यक्रम परिवर्तन, अंश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन है कि सामग्री की रूपरेखा है, सामग्री की रूपरेखा है क्या? कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, कोर्स या उपरोक्त सभी। तो सामग्री की रूपरेखा क्या है? पाठ्यक्रम सामग्री की रूपरेखा है। अगला है कि पाठ्यक्रम का घटक है क्या? कौन सा घटक है? कि शिक्षण रणनीतियाँ,
उद्देश्य, मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। तो पाठ्यक्रम का घटक कौन कौन से हैं? शिक्षण रणनीतियां हैं, यानी कि वो उसकी शिक्षा कैसे दी जाए, ये रणनीतियां होती हैं, कैसे बढ़ाया जाए। उसके उद्देश्य क्या होते हैं, कैसे पाठ्यक्रम के द्वारा हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और अंत में उसका मूल्यांकन होता है, जो भी शिक्षण कार्य किया गया है। तो पाठ्यक्रम के ये सभी घटक होते हैं। तो उपरोक्त सभी यानी कि द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर होता है कितना? 140 के ऊपर। ये ऑप्शन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समाज का दर्पण है, क्या दर्पण है? तो समाज का दर्पण क्या होता है? क्रीड़ा स्थल, समुदाय, अस्पताल या स्कूल। समाज का दर्पण क्या होता है? स्कूल होता है। कैसे? क्योंकि जब स्कूल के विद्यार्थी जब बाहर निकलते हैं, समाज में निकलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि समाज का निर्माण होता है। स्कूल के पाठ्यक्रम के बाद जो है विद्यार्थी जब बाहर निकलते हैं, तो उससे ही उन विद्यार्थियों के माध्यम से समाज का निर्माण होता है। तभी हमें पता चलता है कि समाज में कैसे लोग हैं, और अच्छे लोग हैं तो उन्हें दिया जाता है किसका श्रेय? कि स्कूल को दिया जाता है कि इस स्कूल में पढ़े हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं। तो समाज का दर्पण क्या होता है? स्कूल होता है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार हैं, क्या? मानसिक, भौतिक, भावनात्मक या उपरोक्त सभी। तो व्यक्तिगत भिन्नता के क्या प्रकार हैं? कि मानसिक प्रकार भी हैं, भौतिक प्रकार भी हैं और भावनात्मक प्रकार भी हैं। तो उपरोक्त सभी ये सही हो जाएगा। यानी कि हर व्यक्ति में मानसिक योग्यता, भौतिक योग्यता, भावनात्मक, सभी ये क्या है? अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर है कि एक पाठ्यक्रम स्कूल का ब्लूप्रिंट या पिप है, इसके लिए अनुभव शामिल है किसका? विशेषज्ञ का, शिक्षक का, शिक्षार्थी का, पाठ्यक्रम योजनाकार का। तो शिक्षार्थी का, यानी कि एक स्कूल पाठ्यक्रम स्कूल का ब्लूप्रिंट या पिप है, इसके लिए अनुभव शामिल है किसका? शिक्षार्थी का। यानी कि शिक्षार्थी ही बताता है कि हमारे स्कूल का पाठ्यक्रम कैसा है, उसका व्यवहार, उसका विकास ही बताता है कि स्कूल का पाठ्यक्रम या उसका ब्लूप्रिंट कैसा है। यदि अगला क्वेश्चन है कि यदि शिक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक विधियों को मिला दिया जाता है तो शिक्षण विधि कहलाएगी कौन सी? उदार विधि कहलाएगी, संयुक्त विधि कहलाएगी, मिश्रित विधि, या इनमें से कोई नहीं कहलाएगी। तो अगर आप आंसर देखेंगे तो इसमें ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, यानी कि मिश्रित विधि भी सही लग रही है और संयुक्त विधि भी सही लग रही है। जबकि सही क्या है? आ है, उदार विधि सही है। कैसे? जो उदार होते हैं तो उसमें क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक विधियों को मिला लिया जाता है कि किसी भी विधि से क्या शिक्षण कार्य होना चाहिए और उस शिक्षण कार्य से छात्र का सर्वांगीण विकास हो। यानी कि अगर 2 से अधिक विधियों को मिला दिया जाता है तो विधि उदार विधि कहलाती है। यानी कि क्या है? वसुधैव कुटुंबकम आपने सुना ही होगा, तो वैसे ही है कि सभी संस्कृतियों का भारतीयों ने स्वागत किया, तो वैसे ही उदार विधि कहलाएगी। अगला है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पाठ्यक्रम को परिभाषित करता है कैसा? चैरट रेट कोर्स, रेस कोर्स, सीखने का कोर्स, शिक्षा का कोर्स या अध्ययन का कोर्स। तो ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पाठ्यक्रम को क्या करता है? चैरट रेट कोर्स परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन दिया है 27 नंबर है कि पाठ्यक्रम का मॉडल का प्रारंभिक चरण है। पाठ्यक्रम का मॉडल का प्रारंभिक चरण है, क्या है? विषय पाठ्यक्रम, गतिविधि पाठ्यक्रम, मुख्य पाठ्यक्रम, या इनमें से कोई नहीं। तो जब जो सिलेबस होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, यानी कि करिकुलम होता है, उसका प्रारंभिक चरण क्या होता है? कि एक्टिविटीज़ होती हैं। जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं या गतिविधि होती हैं, वो उसका प्रारंभिक चरण होता है। उसके बाद मुख्य पाठ्यक्रम होता है, जो हमारी थ्योरी होती है। उसके बाद अंतिम होता है, जहाँ हमारा मूल्यांकन होता है। तो ये प्रारंभिक चरण, वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक पाठ्यक्रम एक स्कूल के टी प्रभाव का कुल योग है, क्या? क्रिया, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व या व्यवहार। तो ऑप्शन नंबर इसका द हो जाएगा, व्यवहार। एक पाठ्यक्रम एक स्कूल के टी प्रभाव का कुल योग क्या है? व्यवहार है उसका। यानी कि छात्रों में कैसा व्यवहार उत्पन्न हुआ है, ये उस पाठ्यक्रम, स्कूल के पाठ्यक्रम के टी प्रभाव में दिखाता है। अगला है कि अवलोकन के माध्यम से प्राप्त ज्ञान का प्रतिशत दृष्टि है कितना? 40%, 55%, 60% या 75%। तो कितना है? 75%। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 30 नंबर की जिस आधार पर विषय की गतिविधियां और अनुभव नियोजित हों उसे कहा जाता है, क्या? इकाई कहा जाता है, डिजाइन कहा जाता है,
सबक कहा जाता है या पाठ्यक्रम कहा जाता है। तो जिस आधार पर विषय की गतिविधियां और अनुभव आयोजित हो उसे क्या कहा जाता है, तो डिजाइन कहा जाता है। यानी कि पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे किया गया है, किस प्रकार पाठ्यक्रम को डिजाइन किया गया है और किस प्रकार उसमें जिन्होंने पाठ्यक्रम का निर्माण किया उन्होंने अपने अनुभवों को नियोजित किया है या उसमें शामिल किया है, तो उसे डिज़ाइन कहा जाता है। तो डिज़ाइन के आधार पर ही पूरे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, जिससे बालकों को अच्छे से क्या किया जा सके, शिक्षण कार्य प्रदान किया जा सके। ये ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर है। अगला है कि योगात्मक मूल्यांकन होता है कैसा, शुरुआत में, बीच में, नियमित समय के बाद या अंत में। तो योगात्मक मूल्यांकन यानी कि अंत में होता है। कब होता है, अंत में। यानी कि सबसे पहले प्रारंभिक चरण होता है जिसमें हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, गतिविधियां होती हैं। दूसरा चरण होता है जहां पर हमारी थ्योरीज होती हैं, जहां पर शिक्षण कार्य होता है। और जब अंतिम चरण होता है जब योगात्मक मूल्यांकन होता है, यानी कि एग्जाम्स जिसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम की योजना बनाने और उसे लागू करने में स्कूल अपनाता है, क्या अपनाता है, शिक्षा, समाज, संस्कृति या जनसंचार। तो संस्कृति अपनाता है कि पढ़ाने की संस्कृति, पढ़ाने की पद्धति क्या हो या शिक्षण कार्य की पद्धति क्या हो, तो पाठ्यक्रम की योजना बनाने उसे लागू करने में स्कूल संस्कृति को अपनाता है। किस तरीके से बच्चों को क्या किया जाए, शिक्षण कार्य प्रदान किया जाए। ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पाठ्यक्रम के कितने बुनियादी घटक हैं, 2, 4, 6 या 8। तो पाठ्यक्रम के कितने बुनियादी घटक हैं, 4 बुनियादी घटक हैं। ऑप्शन नंबर बा राइट आंसर हो जाएगा। और आप कमेंट करके बताइए कि ये 4 बुनियादी घटक कौन कौन से हैं, हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग इसके आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की, पाठ्यक्रम विकास का तात्पर्य पाठ्यक्रम की कुल प्रक्रिया से है, क्या, कार्यान्वयन, मूल्यांकन, डिजाइनिंग, उपरोक्त सभी। तो पाठ्यक्रम विकास का तात्पर्य पाठ्यक्रम की कुल प्रक्रिया से है। कैसा, कि पाठ्यक्रम का कैसे कार्यान्वयन किया जा रहा है, यानी लागू कैसे किया जा रहा है, और पाठ्यक्रम की डिज़ाइनिंग कैसे की गई है जिससे बच्चों की अच्छे से उनका विकास हो, और मूल्यांकन कैसे किया जा रहा है। तो ये सभी क्या है, पाठ्यक्रम के कुल प्रक्रियाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर द इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों ऑप्शंस राइट हो जाएंगे, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और डिजाइनिंग, ये सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम का कौन सा घटक नहीं है, पाठ्यक्रम का कौन सा घटक नहीं है, सामग्री, डिजाइन, उद्देश्य या मूल्यांकन। तो पाठ्यक्रम का कौन सा घटक नहीं है, तो पाठ्यक्रम का सामग्री भी है, उद्देश्य भी है, पाठ्यक्रम का उद्देश्य भी होता है, पाठ्यक्रम में मूल्यांकन होता है। तो उसकी डिज़ाइन जो है पाठ्यक्रम का घटक नहीं है, यानी कि जो वास्तविक में कार्य करता है, पाठ्यक्रम घटक बा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, मूल्यांकन के द्वारा, उद्देश्य के द्वारा, विधि के द्वारा या डिजाइन के द्वारा। तो पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो डिजाइन या मूल्यांकन के द्वारा। यानी कि पाठ्यक्रम कितना अच्छा था, कितना अच्छे से उसकी डिज़ाइन की गई, कितने अच्छे से उसका विकास किया गया, ये अंत में जब मूल्यांकन होता है छात्र का तब उसकी प्रभावशीलता पता चलती है, कि तब उसकी प्रभावशीलता को हम आंक पाते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर दिया है कि पाठ्यक्रम के तत्वों की व्यवस्था किस रूप हो सकती है, किस रूप में हो सकती है, पाठ्यक्रम डिज़ाइन के रूप में, पाठ्यक्रम फाउंडेशन, पाठ्यक्रम निर्माण या पाठ्यक्रम विकास के रूप में। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन के व्यवहारिक उद्देश्यों का मॉडल प्रस्तुत किया था, किसने प्रस्तुत किया था, जॉन डीवी ने, टायलर ने, हिल्डा टाबा ने या स्टीफन बीम ने। तो पाठ्यक्रम मूल्यांकन के व्यवहारिक उद्देश्यों का मॉडल टायलर ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त विधि है, कौन सी विधि प्रयुक्त होती है, तो पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए योगात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों विधियां क्या होती हैं, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। अगला है कि कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाना मुख्य कार्य है, किसका, शैक्षिक मनोविज्ञान का, शैक्षिक दर्शन का, अर्थशास्त्र का या इतिहास का। तो कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाना मुख्य कार्य किसका है, तो शैक्षिक मनोविज्ञान का है, यानी मनोविज्ञान की बच्चों को कब क्या पढ़ाना है, कब एक्टिविटीज़ करानी है, तो ये सभी क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम के विकास को प्रभावित करने वाले बल हैं, पाठ्यक्रम का आकार, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, पाठ्यक्रम के तत्व या पाठ्यक्रम की
नींव। पाठ्यक्रम के विकास को प्रभावित करने वाले बल कौन से हैं? पाठ्यक्रम की नींव उसको प्रभावित करने वाले बल हैं। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला दिया है कि पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार का स्तंभ है। पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार का स्तंभ है तो क्या है? विचार है, इतिहास है, अर्थव्यवस्था है या सामग्री है। तो पाठ्यक्रम का दार्शनिक आधार कि वो किस विचारधारा पर आधारित है, किस विचारधारा के माध्यम से बनाया गया है। तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा आ, यानी कि विचार पर आधारित ये दार्शनिक आधार स्तंभ इसका विचार है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आ। अगला है कि छात्र की ज़रूरतें और रुचियाँ महत्वपूर्ण हैं किसके लिए? सामाजिक आधार के लिए, मनोवैज्ञानिक आधार के लिए, आर्थिक आधार के लिए या ऐतिहासिक आधार के लिए। तो किसके लिए छात्रों की ज़रूरतें और रुचियाँ महत्वपूर्ण हैं? मनोवैज्ञानिक आधार के लिए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि पाठ्यक्रम का मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम में विकास की प्रकृति को समझने में सहायक है किसके? सामग्री, शिक्षार्थी, शिक्षक या विचार। तो इसका ऑप्शन जो होगा शिक्षार्थी ये सही हो जाएगा, यानी कि पाठ्यक्रम का मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम में विकास की प्रकृति को समझने में सहायक है। तो किसके समझने में? शिक्षार्थी के समझने में सहायक हो जाता है। ये बा नंबर सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि समाजशास्त्री आधार का संबंध है किससे? समाज से, इतिहास से, अर्थव्यवस्था से, समाज से या विचार से। तो समाजशास्त्री आधार का स्तंभ किससे है? तो समाज से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न की विषय केंद्रित डिजाइन चारों ओर किसके ओर चारों ओर घूमते हैं? यानी विषय केंद्रित डिजाइन किसके चारों ओर घूमते हैं? सामग्री के, शिक्षार्थी के, सामाजिक मूल्य के या सामाजिक समस्याओं के। तो विषय केंद्रित डिजाइन चारों किसके ओर घूमते हैं, यानी किसके चारों ओर घूमते हैं? तो विषय केंद्रित डिजाइन जो है सामग्री के चारों ओर घूमते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्षेत्र या स्रोत की जानकारी के लिए मनोवैज्ञानिक आधार हैं। क्षेत्र या स्रोत की जानकारी के लिए मनोवैज्ञानिक आधार हैं, क्या है? कि सीखने की प्रक्रिया क्या है, शिक्षण विधि क्या है या छात्रीय विशेषताएं कौन कौन सी हैं या उपरोक्त तो सभी। तो स्रोत या क्षेत्र की जानकारी के लिए मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? ये सभी हैं, उपरोक्त सभी। सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण विधि और छात्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये सभी मनोवैज्ञानिक आधार हैं। अगला है कि ज्ञान को विभाजित किया गया है किसमें? शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में, गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम में, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ज्ञान को विभाजित किया गया, किसमें विभाजित किया गया है? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में विभाजित किया गया है। ये ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पूर्व नियोजन की विशेषताएं हैं विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम या इनमें से कोई नहीं। तो पूर्व नियोजन की विशेषताएं क्या होती हैं कि पूर्व नियोजन में क्या होता था? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। तो पूर्व नियोजन की विशेषता क्या है? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि व्यापक क्षेत्र पाठ्यक्रम का संशोधन है। व्यापक क्षेत्र पाठ्यक्रम का संशोधन है, क्या है? गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम या इनमें से कोई नहीं। तो व्यापक क्षेत्र पाठ्यक्रम का संशोधन क्या है कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। व्यापक क्षेत्र में विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, नहीं तो अगर हम विषय से भटक गए तो हमारा क्या होता है? जो क्षेत्र है, जो शिक्षण प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी? हमारी अस्त व्यस्त हो जाएगी। अगला है जॉन डीवी की सोच पर आधारित पाठ्यक्रम है। जॉन डीवी की सोच पर आधारित पाठ्यक्रम है कौन सा? जॉन यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जॉन डीवी के अनुसार कि कौन सा पाठ्यक्रम है, जॉन डीवी ने किस पाठ्यक्रम की बात की है? शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम की बात की है या गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम की बात की है या विषय केंद्रित या इनमें से कोई नहीं। तो जॉन डीवी ने किस पाठ्यक्रम की बात की है जिसमें एक्टिविटीज़ ज़्यादा हों, यानी कि गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम की बात की है। तो जॉन डीवी के अनुसार किस सोच पर आधारित पाठ्यक्रम है? गतिविधि केंद्रित सोच पर आधारित पाठ्यक्रम है। तो ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं हैं, क्या है? छात्र हित देखा जाता है गतिविधि केंद्रित में, व्यावहारिक कार्य का प्रशिक्षण देखा जाता है, समग्र विकास हो छात्र का या उपरोक्त सभी।
तो गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताओं में छात्र हित देखा जाता है, व्यवहारिक कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है, समग्र विकास देखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि द उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी पाठ्यक्रम की विशेषताएं हैं किस पाठ्यक्रम की? गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम की। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम पर बल दिया गया है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम पर बल दिया गया है किस पाठ्यक्रम पर? शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम, एकीकृत पाठ्यक्रम, विषय आधारित पाठ्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम पर बल दिया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि उच्च स्तर पर पाठ्यक्रम का विकास और उसके विभिन्न स्तरों पर आवेदन है। उच्च स्तर पर पाठ्यक्रम का विकास और उसके विभिन्न स्तरों पर आवेदन है। कैसे? क्षैतिज आवेदन या क्षैतिज संगठन या लंबवत संगठन, केंद्रीकृत संगठन या विकेंद्रीकृत संगठन। तो उच्च स्तर पर क्या है? केंद्रीकृत पाठ्यक्रम का विकास कैसा है? केंद्रीकृत संगठन है, केंद्रीकृत पाठ्यक्रम है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एकीकृत पाठ्यक्रम का उद्देश्य है, यानी इंटीग्रेटेड करिकुलम का उद्देश्य क्या है? किताबों की संख्या में वृद्धि, किताबों की संख्या में कमी, छात्र यानी वृद्धि छात्र नामांकन, छात्र वृद्धि नामांकन, छोड़ने वालों में कमी। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम का उद्देश्य क्या है? किताबों की संख्या में कमी हो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर दिया है कि एक स्तर पर विभिन्न अवधारणाओं का संबंध है। कैसा? क्षैतिज संगठन, लंबवत संगठन, केंद्रीकृत संगठन या विकेंद्रीकृत संगठन। तो ऑप्शन नंबर आ इसका क्षैतिज संगठन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न 57 है कि पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है कौन? सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, वैज्ञानिक कारक या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी कारक होते हैं, यानी कि सामाजिक कारक, जिस समाज में पाठ्यक्रम का विकास होगा वो पाठ्यक्रम उस समाज से प्रभावित होगा, और आर्थिक स्थिति कैसी है उस समाज की, इससे भी प्रभावित होगा। और वैज्ञानिक कारक, ये भी पाठ्यक्रम के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक कारक है। तो ऑप्शन नंबर द यानी कि उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि पाठ्यक्रम के बारे में मूल्य निर्धारण करना है। क्या? पाठ्यक्रम का विकास, पाठ्यक्रम मूल्यांकन, पाठ्यक्रम तत्व या पाठ्यक्रम का डिजाइन। तो पाठ्यक्रम के बारे में मूल्य निर्धारण करना है किसका? पाठ्यक्रम मूल्यांकन, यानी कि पाठ्यक्रम कैसा है, इसका मूल्य कैसे निर्धारण होगा? जब उस पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाएगा तब उस पाठ्यक्रम का मूल्य निर्धारण होगा कि वो कैसा, कितना उपयोगी और कितना अनुपयोगी पाठ्यक्रम है। इसका राइट आंसर बा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 59 दिया है कि पाठ्यक्रम विकास के दौरान सामग्री में सुधार के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन है। पाठ्यक्रम विकास के दौरान सामग्री में सुधार के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन कौन सा है? योगात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है? रचनात्मक मूल्यांकन, ये सामग्री में सुधार के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन है। ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि पाठ्यक्रम के बाद सामग्री में सुधार के लिए उपयोग किए जाने वाला मूल्यांकन विकास है। कैसा? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम के बाद सामग्री में सुधार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समान स्तर की अवधारणाओं की लगातार 2 में पुनरावृत्ति वर्गों की गुणवत्ता का अभाव है। कैसा? क्षैतिज संगठन, लंबवत संगठन, प्रासंगिकता या लचीलापन। तो ऑप्शन नंबर बा लंबवत संगठन, इसका इस गुणवत्ता का अभाव है। तो ऑप्शन नंबर बा लंबवत संगठन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा 62 नंबर दिया है कि पाठ्य सहगामी गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? छात्रों को एक अच्छी तरह से समायोजित व्यक्तित्व प्राप्त करने में मदद करें, सामान्य कक्षा की दिनचर्या से राहत प्रदान करें, छात्रों को अच्छे नागरिकों में विकसित होने का अवसर दें, छात्रों को शैक्षिक कार्यक्रम का विकल्प चुनने की आज़ादी दें। तो पाठ्य सहगामी गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर आ यानी कि छात्रों को एक अच्छी तरह से समायोजित व्यक्तित्व प्रदान करने में या प्राप्त करने में मदद करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम में सुधार एक प्रक्रिया होनी चाहिए। कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए? अंतिम, प्रारंभिक, आंतरिक या निरंतर। यानी कि पाठ्यक्रम में सुधार एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी कि हमें नवीन जितने भी हमारी नया ज्ञान आता है, नवीन
पद्धतियाँ आती हैं उनसे हमें क्या होता है कि पाठ्यक्रम में सुधार निरंतर होते रहना चाहिए कि नए नए ज्ञान को, नई नई टेक्नोलॉजीज को हम उस पाठ्यक्रम में शामिल करते रहें, उसमें बदलाव हमेशा करते रहें। तो निरंतर क्या है, निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। इसका राइट आंसर द हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जागरूकता के 5 चरण यानी कि रुचि, मूल्यांकन, परीक्षण और गोद लेने के लिए हैं क्या? पाठ्यक्रम परिवर्तन, पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन। तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, पाठ्यक्रम परिवर्तन। आ नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि शिक्षा मंत्रालय में सर्वोच्च रैंक है किसकी? प्रशासनिक अधिकारी की, सचिव की, शिक्षा अधिकारी की या अनुसंधान अधिकारी। तो शिक्षा मंत्रालय में सर्वोच्च रैंक किसकी होती है? तो सचिव की होती है। जो सचिव होता है उसकी सर्वोच्च रैंक होती है। जो एजुकेशन सेक्रेटरी होता है उसकी रैंक सबसे ऊंची होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विषय वस्तु का चयन करने के लिए छात्र को विचार करना चाहिए। विषय वस्तु का चयन करने के लिए छात्र को विचार करना चाहिए किस पर? आईक्यू पर, कक्षा, स्वास्थ्य या शारीरिक आयु। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि आईक्यू। किस पर विचार करना चाहिए? तो आईक्यू पर विचार करना चाहिए। किस विषय वस्तु को वो पढ़ने जा रहा है, इसका विचार जो है अपने आईक्यू के स्तर पर उसका निर्णय लेना चाहिए। इसका राइट आंसर आ हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 दिया है कि स्कूल पाठ्यक्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि निर्देश किस प्रकार परिभाषित किया गया है? निर्देश के तरीके के रूप में, स्कूल द्वारा आयोजित अनुभव के रूप में, निर्देश की सामग्री के रूप में, अध्ययन के पाठ्यक्रम के रूप में। तो स्कूल पाठ्यक्रम को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बा, स्कूल द्वारा आयोजित अनुभव। यानी स्कूल द्वारा कैसे अनुभव प्राप्त हुए हैं उसका आधार पर उस स्कूल का पाठ्यक्रम निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि छात्र हित की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए पाठ्यक्रम का हिस्सा सभी छात्र हैं। कैसे सभी छात्र? सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, अतिरिक्त शिक्षा, अतिरिक्त पाठ्यक्रम या अध्ययन का कार्यक्रम। तो छात्र हित की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए पाठ्यक्रम का हिस्सा सभी छात्र हैं। तो कैसा पाठ्यक्रम होगा वो? सामान्य शिक्षा होगी, यानी कि सामान्य शिक्षा में सभी छात्र आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि बच्चा कक्षा में क्या पढ़ता है या किसके द्वारा तय किया जाता है? बच्चा कक्षा में क्या पढ़ता है या किसके द्वारा तय किया जाता है? प्रधानाचार्य के द्वारा, माता पिता के द्वारा, शिक्षक के द्वारा या बच्चा खुद तय करता है? तो किसके द्वारा तय किया जाता है? तो शिक्षक के द्वारा। कि बच्चा कक्षा में क्या पढ़ता है यह शिक्षक के द्वारा तय किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर दिया है कि पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? कि जो सिलेबस है या करिकुलम है वो कितना इफेक्टिव है वो किसके द्वारा निर्धारण होता है? सामुदायिक सहयोग के द्वारा, शिक्षक अनुभव क्षमता द्वारा या छात्र हित के द्वारा, पर्यवेक्षण की गुणवत्ता के द्वारा। तो पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता छात्र हित के द्वारा यानी कि छात्र के द्वारा निर्धारित की जाती है कि छात्र को उस पाठ्यक्रम में कितनी रुचि उत्पन्न हो रही है, वो उससे कितना लाभान्वित हो रहा है, ये छात्र के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्यक्रम शब्द है किस भाषा का शब्द है? तो पाठ्यक्रम जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। पाठ्यक्रम का यानी करिकुलम लैटिन भाषा का एक शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका बा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन से? पाठ्यक्रम डिजाइन ये कारक है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन ये कारक है, या पाठ्यक्रम की नींव या पाठ्यक्रम के तत्व हैं। तो पाठ्यक्रम के विकास को पाठ्यक्रम की नींव क्या है? प्रभावित करने वाला कारक है। अगला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम के बारे में मूल्य निर्धारण करना है। पाठ्यक्रम के बारे में मूल्य निर्धारण करना है। क्या हुआ? पाठ्यक्रम डिजाइन, पाठ्यक्रम तत्व, पाठ्यक्रम मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का विकास। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि पाठ्यक्रम का मूल्य कब निर्धारण होता है? जब पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है कि पाठ्यक्रम कितना इफेक्टिव है या प्रभावी है, इसका मूल्यांकन किया जाता है तभी उसका मूल्य निर्धारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षार्थी का विकास जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? प्रभावी विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, साइकोमीटर विकास से या सेंसरी मोटर विकास से। तो एक शिक्षार्थी का विकास किससे जुड़ा हुआ है? प्रभावी विकास से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर हाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 75 नंबर कि विषय वस्तु चयन की प्रायोगिक प्रक्रिया में सामग्री द्वारा चुना गया है। क्या?
वैज्ञानिक पैटर्न, अनुभवों का विश्लेषण, विशेषज्ञ की राय या विषय विशेषज्ञों की संस्था। तो विषय वस्तु की चयन की प्रायोगिक प्रक्रिया में कौन सी सामग्री चुनी गई है? तो अनुभवों का विश्लेषण चुना गया है, यानी कि उसमें अनुभव शामिल किए गए हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण तत्व है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? ज्ञान का विभाजन, गतिविधियों का मिश्रण, सामाजिक मूल्यों का प्रभाव, साइकोमीटर विकास। तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण क्या होता है? ज्ञान का विभाजन महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर आ इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि अध्यापन और अधिगम का संयोजन होता है। अध्यापन और अधिगम का संयोजन होता है कहाँ? पाठ्यक्रम में, निर्देश में, कक्षा में या पाठ्यक्रम में? तो कहाँ होता है? पाठ्यक्रम में होता है। अधिगम और अध्यापन का संयोजन पाठ्यक्रम में होता है, यानी कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया दोनों का संयोजन पाठ्यक्रम में होता है, पाठ्यक्रम में दिया गया होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि पाठ्यक्रम निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है। किन कारकों से? सरकार के द्वारा, धार्मिक समूह के द्वारा, राष्ट्र की विचारधारा के द्वारा या उपरोक्त सभी। तो पाठ्यक्रम जो होता है वो सभी के द्वारा प्रभावित होता है। जैसे सरकार के द्वारा, सरकार क्या चाहती है, धार्मिक समूह क्या चाहते हैं और राष्ट्र की हमारी विचारधारा क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शब्द का डिजाइन, यानी शब्द का तात्पर्य डिजाइनिंग की कुल प्रक्रिया से है। सलाह और मूल्यांकन, पाठ्यक्रम डिजाइन, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, पाठ्यक्रम निर्माण या पाठ्यक्रम का विकास। तो ऑप्शन नंबर द पाठ्यक्रम विकास का राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्यक्रम विकास शब्द का तात्पर्य डिजाइनिंग की कुल प्रक्रिया से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर है कि एक स्कूल पाठ्यक्रम को सबसे अच्छी तरह परिभाषित किया गया है। एक स्कूल पाठ्यक्रम को सबसे अच्छी तरह परिभाषित किया गया है कैसे? सभी सामग्री और निर्देश की विधियां, छात्र गतिविधियों के लिए उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री, अध्ययन के पाठ्यक्रम का पूरा संग्रह या स्कूल द्वारा निर्धारित संगठित छात्र अनुभव। तो एक स्कूल पाठ्यक्रम को सबसे अच्छी तरह परिभाषित किया गया है कैसे? स्कूल द्वारा निर्धारित छात्र यानी संगठित छात्र अनुभव, यानी कि सभी छात्रों को कैसा अनुभव उस पाठ्यक्रम से प्राप्त हुआ है, उन्होंने क्या सीखा है, ये क्या करता है? परिभाषित करता है। तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यूनिट जो है 1 कंप्लीट कर ली है, यानी कि यूनिट 1 में लगभग जो है पूर्ण 80 क्वेश्चंस थे, एक कवर हो चुके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। और इसके बाद जो है हम यूनिट 2 पढ़ेंगे। यूनिट 2 के जितने भी प्रश्न हैं वो हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो आप हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इसके बाद हम अगली यूनिट लेकर आएंगे नेक्स्ट पेपर के साथ। तो आप हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।